वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार ने खूब बजाया था ढोल। अब मोदी सरकार ही बिल को लेकर बैकफुट पर आई। विपक्ष लगातार जेपीसी में भेजने की कर रहा था मांग। सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जेपीसी को भेजा। क्या है जेपीसी जिसे भेजा गया वक्फ बोर्ड बिल? वक्फ बोर्ड कानूनों में संशोधन को लेकर पिछले कई दिनों से जोरदार चर्चा हो रही थी। सदन से लेकर सड़कों तक खूब माहौल बनाया गया कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कानूनों में बड़ा बदलाव करने वाली है। ऐसी तमाम चर्चाओं के बीच 8 अगस्त को मोदी सरकार ने आखिरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा बिल सदन में पेश कर ही दिया, जिस पर सदन में जोरदार बहस छिड़ी और विपक्ष की मांग के बाद मोदी सरकार ने वक्फ बिल को जेपीसी को भेज दिया। आज हम इतना खुले दिल से कह रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट किया, सारा सदन सबने कहा कि इस बिल पे और भी चर्चा होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए। क्यों नहीं? हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मनसा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है? किसी भी कमेटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है, हम स्वागत करते हैं सर, इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहाँ से आप पास कर दीजिए। और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन से जुड़े बिल का जबरदस्त विरोध करते हुए विपक्ष ने इसे जेपीसी में भेजने की मांग की तो सरकार भी तुरंत राजी हो गई और इस संशोधन बिल को जेपीसी में भेजने में जरा भी देरी नहीं लगाई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या है जेपीसी, कौन होता है सदस्य, कैसे होता है फैसला? दरअसल संसद के काम को निपटाने के लिए दो तरह की समितियां बनाई जाती हैं, अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां, जिनमें तदर्थ समिति एक ऐसी समिति होती है जिसका गठन किसी खास मामले को लेकर किया जाता है, जिसका उद्देश्य पूरा हो जाने पर भंग कर दिया जाता है। ऐसी ही समिति होती है संयुक्त संसदीय समिति, जिसे जेपीसी भी कहा जाता है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। क्या है जेपीसी? इस समिति में सभी पार्टियों की बराबर भागीदारी होती है, जिसके पास ये अधिकार होता है कि जिस मुद्दे को लेकर जेपीसी का गठन किया जाता है उस मुद्दे से जुड़े किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी पक्ष को पूछताछ के लिए बुला सकती है और अगर वो पेश नहीं होता है तो इसे संसद की अवमानना माना जाता है, जिसके बाद जेपीसी मामले से जुड़े व्यक्ति या संस्था से लिखित या मौखिक या फिर दोनों तरह से जवाब मांग सकता है। बात जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों की करें तो जेपीसी की संरचना, जेपीसी में ज्यादा से ज्यादा 30 से 31 सदस्य हो सकते हैं। जेपीसी का अध्यक्ष बहुमत वाली पार्टी का सदस्य होता है। राज्यसभा के मुकाबले लोकसभा के सदस्य ज्यादा होते हैं। 30 सदस्य हैं तो 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के होंगे। जेपीसी में बहुमत वाली पार्टी के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। जांच के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की समय सीमा होती है। मामले की जांच के बाद संसद के सामने रिपोर्ट पेश करनी होती है। संसद में रिपोर्ट पेश होने के बाद जेपीसी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। देश के संसदीय इतिहास में अब तक अलग अलग मामलों को लेकर कुल 8 बार जेपीसी का गठन किया जा चुका है, जबकि साल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार साल 2015 में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास बिल को लेकर जेपीसी का गठन किया गया था। हालांकि अभी तक इस पर कोई नतीजा नहीं आया, तो वहीं साल 2016 में आखिरी बार एनआरसी के मुद्दे को लेकर जेपीसी का गठन किया गया। इस मामले में भी अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया और अब वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े बिल को मोदी सरकार ने जेपीसी को भेज दिया है। अब इसका नतीजा कब तक आएगा फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता।
यही वजह है कि मोदी सरकार ने इस बिल को जेपीसी के लिए भेजा तो ये कहा जाने लगा कि ये बिल भी फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। वैसे सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही किरेन रिजिजू ने संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुसलमान हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, पारसी, सिख सब हो सकते हैं। इसलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेके आना चाहिए, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां मेंबर होना चाहिए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी एमपी को चुन के भेज दिया बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो बोर्ड में मेंबर होता है तो क्या हम उसको चेंज कर देना चाहिए उसके धर्म को? ये बेसिक बात है सर। इसलिए सर ये बिना मतलब का ये इशू उठा रहे सर। उसके बाद सर अब मैं सर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। वक्त बोर्ड को अच्छा से चलाने के लिए वहां टैलेंटेड लोग चाहिए, जानकारी लोग चाहिए। ऐसे किसी को आप उठा करके किसी वक्त में मेंबर नहीं बना सकते हैं सर। इसके लिए जो रिकमेंडेशन हमको मिला है, हर कमिटी और जो जेपीसी से भी रिकमेंडेशन मिला है, मैं उसी को बता रहा हूं। डाइवर्सिफाइड टैलेंट पूल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला जिसका अच्छा नॉलेज है, ऐसे लोगों को हम लोग बोर्ड में लाना चाहिए। अच्छे ऑफिसर्स को वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए उनको ऑफिसर के हिसाब से वहां नियुक्त होना चाहिए। ये सब बातें हमने रखा है। ये सारा आपका रिकमेंडेशन है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, आपका रिकमेंडेशन है, इंप्लीमेंट हम कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और सर खास करके जो बच्चे और महिलाओं के लिए हमने काफी ध्यान रखा है, ताकि कल को ये एक्ट पास हो जाने के बाद कोई मुसलमान बच्चे या महिला किसी तरीके से उनको इंसाफ मिलने से वंचित रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ठोस प्रावधान हम लोगों ने यहाँ रखा गया है। और सारा जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो प्रोसीड्स है, जो भी उसका इनकम होगा, ये सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी का वेलफेयर के लिए ही खर्चा होगा। और हम चाहते हैं जब मुसलमान समुदाय को हम लाभ पहुंचाना चाहता है तो हम खास करके गरीब मुसलमान महिलाओं के लिए जो बैकवर्ड है उनके लिए हम कह रहे हैं, आप लोग का हाथ छोड़ेंगे तो आप लोग तो कभी भी इनको कोई मदद देने वाला नहीं है इतने सालों तक। इसलिए हमको ये प्रावधान करना पड़ रहा है। अंत में सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया है, हमारे एक मंत्र इस सरकार का है, सबका साथ सबका विकास। और ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए इस बिल में मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये तो बहुत आपत्तिजनक वाला बात है। क्या कोई मंत्री बनने के लिए, इस देश का किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए क्या पर्टिकुलर एक धर्म का जाति का होना चाहिए क्या? बार बार वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत गलत बात उन्होंने कहा। मैं इसका आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं सर। बोलना। इसलिए सर इस बिल को इस सदन में रखते समय मुझे बहुत ही खुशी तो मिल रही है, साथ साथ में एक भावना भी है मेरे मन में कि एक नॉन मुस्लिम, मैं खुद माइनॉरिटी हूँ, नॉन मुस्लिम हूँ, लेकिन मुसलमानों का वेलफेयर के लिए ये बिल रखने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से इतना एक भला काम करने का जो मौका मिला है, ये हर आदमी को ये मौका नहीं मिलता है। इसलिए मैं
अपने आप को मैं बहुत ही भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि हर रोज हम लोग काम करते हैं, इस सदन में बैठ करके 12 बजे तक, रात तक हम लोग डिबेट डिस्कशन करते हैं। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जो सदियों तक याद रखेगा कि ऐसा काम किसी सरकार को, किसी मंत्री को बात रखने का मौका मिलता है। सर, मेरे पास और भी पॉइंट बहुत है, लेकिन जैसे हमारे कांग्रेस के साथियों ने और कई लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया है, मैं मानता हूं कि जो प्रमुख रूप से जो मुद्दा, जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया, उसका हमने रिप्लाई कर दिया गया है। और बिल में जितना भी प्रावधान, जितना सेक्शन हमने या डिलीशन किया, एडिशन किया या अमेंड किया, सारे के सारे प्रावधान को हम उचित समय पर और विस्तार से आपके सामने में रखूंगा। ये मेरा आखिरी भाषण नहीं है, इसलिए आप लोगों ने इतना आपत्ति आप लोगों ने दर्ज किया, लेकिन मैंने उसका सिर्फ 50% ही रिप्लाई किया है। अभी 50% और भी जवाब देना बाकी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का परमिशन से आज आप लोगों को भी इतना सवाल उठाने का मौका दिया, इतना और ज्ञान मुझे भी आपके जितना भी आशंकाएं हैं दूर करने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय जी, इसी शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस बिल को मैं इस सदन में इंट्रोडक्शन के रूप में